आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो डिस्कस कर रहे हैं वही सेम मार्शेलियन इक्विलिब्रियम, सॉल्व फॉर मार्शेलियन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं मार्शेलियन की, तो मार्शेलियन का टेक्निकल मतलब होता है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो जो प्राइजेस और इनकम का फंक्शन हो, जो प्राइजेस और इनकम का फंक्शन हो। आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो जो प्राइजेस और इनकम का फंक्शन हो। ठीक है बेटा, तो ये जैसे आपसे बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो जो प्राइजेस और इनकम का फंक्शन हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन करवाए थे, वेल बिहेव या कॉम्प्लीमेंट, जिसे आप कह सकते हो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इनमें से मैंने वेल बिहेव्ड और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आपको साथ साथ मैंने ये भी सिखाया है कि आईयूएफ कैसे निकालना है, यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसे निकालना है, मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे निकालना है, और साथ साथ बेटा आपको हिक्सन डिमांड कैसे निकालना है। देखिए मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बताता हूं, अगर आप चीजों को समझ पाओ। हमारी इकोनॉमिक्स में जो डिमांड्स होती हैं वो 2 लोगों की होती हैं। एक जो डिमांड मेथड है उसे हम कहते हैं मार्शेलियन। मार्शेलियन की जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे जो ना इनकम कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है? इनकम। इनकम वहां पे कांस्टेंट होती है। अब इनकम कांस्टेंट है, अब जो डिसीजन लेना है आपको प्राइजेस के बेस पे डिसीजन लो। you have you have a choice if you want to take any decisions। तो आपको इनकम को छोड़कर डिसीजन लेना है। जैसे एग्जांपल, मैं किसी कमोडिटी को ज्यादा खरीदूंगा या किसी कमोडिटी को मैं कम खरीदूंगा, तो उसके रीजन इनकम नहीं होगा क्योंकि इनकम गिवन है। क्लियर? एक तो हो गया फेस ये वाला। दूसरा फेस होता है बेटा वहां पर जहां पर हमारा हिक्स डिमांड होता है। ठीक है, हिक्स डिमांड होता है। हिक्स डिमांड में ये होता है कि जो यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ध्यान रखना, हमारे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो गरीबों का सहारा है वो हिक्स है। जो गरीबों का, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का जो सपोर्टिव सिस्टम है वो हिक्स की थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि हिक्स ये कहता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, आने दो, बट लोगों की यूटिलिटी चेंज ना हो, लोगों की यूटिलिटी चेंज ना हो। मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं यहाँ पे, अगर आप समझ पाओ तो। अगर देखो, हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन था जो एक्स और वाई का फंक्शन था। ठीक है, और एक हमारे पास बजट लाइन थी P1x प्लस का P2y इज इक्वल टू m। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में चीजें थी। राइट, अब मैंने क्या करा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने सबसे पहले इसका मार्शेलियन सॉल्व किया। देखो, जो मार्शेलियन होता है वो इनिशियल डिमांड होती है, इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल डिमांड। यानी यानी एक ये मान के चलो, ये तो सबसे पहला होता ही होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक, इसके बाद में आता है। और जो डिमांड वैल्यूज होती है वो होती है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड इनकम, वाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड इनकम, है ना। अब एक को बताओ, ये जैसे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा अपनी यूटिलिटी के अंदर। देखो, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड u इज अ फंक्शन ऑफ y। अब सुनना, जो x है वो किसका फंक्शन है? वो है P1 P2 और इनकम का। जो y है वो किसका फंक्शन है? P1 P2 और इनकम का। मानते हो इस बात को? देखो, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बट आफ्टर कैलकुलेशन जो मार्शलियन हमने सॉल्व किया, अब जो यूटिलिटी है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, बट एक्स और वाई है वो P1 P2 M का फंक्शन है। तो अब ये कह सकते हो कि सर अब जो यूटिलिटी है ना वो हमारा फंक्शन बन गया P1 P2 और इनकम का। अब जो हमारी यूटिलिटी है वो किसका फंक्शन हो गया? P1 P2 और इनकम का, P1 P2 और M का, ये इसका फंक्शन बन गया। इतनी बात समझ में आई आपको मेरी? अब एक बार बताओ, अब जो यूटिलिटी है अब वो प्राइजेस एंड इनकम का फंक्शन है। हमें पता है कि प्राइजेस गिवन होते हैं, हमें सबको पता है, सॉरी इनकम गिवन होती है और प्राइजेस भी गिवन होते हैं, तो सबको मान लगा दो एट द इनिशियल लेवल विदाउट एनी चेंजेस। तो अगर जिस चीज का फंक्शन है, अगर सबके ऊपर बाल लगा है, इस बाल लगने का मतलब होता है एवरीथिंग इज कांस्टेंट। इस बाल लगने का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर हर चीज क्या होगी बेटा? कांस्टेंट। इकोनॉमी के अंदर हर चीज क्या होगी बच्चा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो यूटिलिटी वो भी क्या हो गई? कांस्टेंट। अब अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि सॉल्व फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, में बता देता हूं आपको, इसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इसे क्या नाम देते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट
यूटिलिटी फंक्शन। क्या नाम देते बेटा हम लोग इसे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। समझ में आई मेरी बात आपको? तो क्योंकि यूटिलिटी जो है कांस्टेंट हो गई। अब सुनना ध्यान से, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिराइव करूं, कुछ स्टेप्स लूं और थोड़ा सा डिराइव करूं, अगर मैं यहां से इनकम इज इक्वल टू कर देता हूं, अब समझिएगा, अगर मैं इनकम इज इक्वल टू एक फंक्शन बना दूं, ठीक है, एक इनकम एक फंक्शन बना दूं, तो जनरली एक्सपेंडिचर का फंक्शन हो जाएगा, जो फंक्शन होगा प्राइसेस का और कांस्टेंट यूटिलिटी का। किसका? प्राइसेस का एंड कांस्टेंट यूटिलिटी का। मेनली मुझे प्राइसेस से ही मतलब नहीं है, सिर्फ वो यूटिलिटी का फंक्शन हो जाएगा। मानते हो इस बात को? क्या करा है मैंने यहां से थोड़ा सा डिराइव करा है, क्योंकि यूटिलिटी एम का फंक्शन था, इनकम का फंक्शन था, मैंने थोड़ा सा डिराइव करा और यहां से मैंने एम इज इक्वल टू कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहां से? एम इज इक्वल टू, क्या कर दिया मैंने यहां से? एम इज इक्वल टू कर दिया। तो जो मैंने एम इज इक्वल टू करा, ये क्या बन गया? इसे हम नाम देंगे मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। क्या नाम देंगे हम इसे? मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। क्या नाम देंगे इसे हम लोग बेटा? मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। ये हिक्स ने बोला था। अब सोचो हिक्स ये कहते हैं कि मान लो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, मान लो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो टेक्निकली क्या होगा अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड फंक्शन कम होगा। अगर, क्योंकि हमें पता है डिमांड का और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड का और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर डिमांड कम होगी एक्स और वाई, एक्स कम होगा तो जनरली आपकी यूटिलिटी भी कम होगी, और अगर यूटिलिटी कम होगी तो इसका मतलब गरीब आदमी को नुकसान होगा। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर मैं गरीब आदमी हूं तो, और अगर मैं जनरली आपको पता है हम लोगों को जो जितनी भी यूटिलिटी होती है वो कम से कम ही होती है, बट तभी तो हम हायर कहते नहीं है कि हायर आईसी प्रोवाइड द हाई यूटिलिटी। तो हम ही मान के चलते हैं कि हम जहां पर भी हैं वहां पे कम पे हैं, हम ही मान के चलते हैं कि हम जहां पर भी हैं वो हम कम पर हैं, हमें अगर इसके बाद कहीं जाना है तो उसके ऊपर जाना है, राइट। तो जितनी भी मुझे यूटिलिटी मिल रही थी वो मिनिमम थी, अभी तो आगे बात चलती है। अब मान लो ये और कम हो गई तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। वो कहेगा भैया इन्फ्लेशन का इंपैक्ट तो मेरी यूटिलिटी पे पड़ रहा है। तो हिक्स ने बोला कि कुछ भी हो जाए आपकी यूटिलिटी चेंज नहीं होगी। और यूटिलिटी कौन सी वाली होगी? ये वो यूटिलिटी होगी जो इनिशियल डिमांड पे आई है, मार्शिलियन, क्योंकि मार्शिलियन शुरुआती डिमांड होती है, इनिशियल। तो हिक्स ने बोला कि आपकी कुछ भी हो जाए यूटिलिटी चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगी। वो कैसी रहेगी बेटा? एज इट इज कांस्टेंट रहेगी, जो आपकी यूटिलिटी है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। लेकिन अब इस बात पे कुछ इकोनॉमिक्स इन्होंने डिबेट किया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऐसा कैसे? तो उन्होंने बोला अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही हो गई? वो हो सकता है टैक्सेस की वजह से हो रही हो, या हो सकता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से हो रही हो, या हो सकता है जैसे एग्जांपल सप्लाई रुक जाती है मार्केट में। भाई एग्जांपल अभी टमाटर महंगे क्यों हुए, टोमेटोज महंगे क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि वो एक्स वाई जेड रीजन रहा होगा, और वो एक्स वाई जेड जो रीजन है उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट कर सकती थी, बट गवर्नमेंट ने नहीं करा। ठीक है, चलो तो सब्जी वाली बात है, टमाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मान लो नमक है, नमक की सप्लाई रुक जाती ना, तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता। जैसे कोरोना टाइमिंग में लोगों की इनकम खत्म हो गई थी, गरीबों की, मजदूरों की, तो गवर्नमेंट ने राशन शॉप पर, है ना, जो राशन की दुकानें होती है वहां से गेहूं, चावल, तेल, दालें, चीनी, साबुन, ये सब चीजें फ्री बांटी है गवर्नमेंट ने। क्यों बांटी है? क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। आप बोलो सर ये क्या बड़ी बात है, लोग दुकान से ले सकते हैं, दुकान से तो ले सकते हैं, बट दे कांट अफोर्ड। प्राइस बढ़ गया, तुम मुझे बता, कोरोना में चीजों का प्राइस बढ़ गया क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है सारा कि जब भी इकोनॉमिक के अंदर गवर्नमेंट, मतलब इकोनॉमिक के अंदर इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। ये हिक्स की थ्योरी है। अब हिक्स का कहते हैं, एक बार बताओ, अगर इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, मतलब प्राइसेस बढ़ गए, और मैं चाहता हूं कि मैं उतनी ही चीज खरीदूं जितनी चीज में पहले खरीद रहा था। जैसे एग्जांपल ये पेन है, ये मार्कर है, ये मैं 10 क्वांटिटी खरीद के लेकर आता था, और मार्केट में इसका प्राइस पहले 20 रुपीज हुआ करता था, तो मैं 200 रुपए खर्च करता था। अब ये पेन महंगा हो गया, मान लो 1-2 रुपए महंगा हो गया,
तो मुझे बताओ, अगर मुझे सेम क्वांटिटी कंज्यूम करनी है जो मैं पहले ले रहा था, लेकिन महंगाई हो गई, तो क्या हुआ, क्या मेरे पास उतनी इनकम है? नहीं है। अब बोलो सर उतनी इनकम तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइस बढ़ा है, बट वी वांट टू रिमेन आवर यूटिलिटी कांस्टेंट। मतलब पुराने वाले कंजम्पशन करने का मतलब ये था, वी वांट टू रिमेन आवर यूटिलिटी कांस्टेंट। तो उसमें क्या होगा, टेक्निकली आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्या होगा उसमें, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे ई बढ़ रहा है, तो अब तो ये इक्वालिटी रही नहीं। अब क्या हो जाएगा, एम इज लेस देन ई। मानते हो इस बात को? नहीं मानते भाई, क्योंकि अगर किसी भी, मान लो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये ई बढ़ रहा है। अभी मैं आपको जब ये टॉपिक सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ना, फिर मैं आपको हिक्स के ना, अच्छा कुशागर आपने पूछा आर यू ओके सर? हाँ बेटा, मैं एक्चुअली ना आई फ्लू आ गया बेटा, आई फ्लू। बाकी ऐसे मत सोचना कि तभी सब थोड़ा सा एटीट्यूड में आके थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, चश्मे वश्मे नहीं पहनना नहीं। वो आई फ्लू वगैरह आ गया था दोनों ही आंखों में, ठीक है। और उसी वजह से मैंने ये आपके प्रिकॉशंस के लिए पहना हुआ है, और उसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, तो ये ढूंढ रहा था मैं। अब घर में सभी को आया हुआ है, तो उनके आगे तो पहनने की ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना? वो तो आई कॉन्टेक्ट, क्योंकि बट आपका आई कॉन्टेक्ट होगा मुझसे अभी, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट मतलब आप मुझे देखोगे, इसलिए मैंने पहना हुआ है, ठीक है। वैसे अच्छा लग रहा हूँ ये थोड़ा सा, है ना? अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ आगे मुझे सजेस्ट कर देना कुछ ऐसा स्पेक्ट, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। तो अब देखो, एम, अब टेक्निकली ये मेरी गिवन इनकम हुआ करती थी जो शुरू से थी, ये वाली, है ना? लेकिन देखो, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब मैं ये कह रहा था कि जब ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, तो मैं आपको हिक्स की थ्योरी का थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी लिखवाऊंगा। पहले क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, फिर हिक्स का थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बेटा? अब मुझे बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे जो इसको बराबर लाने के लिए गवर्नमेंट को इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग। मान लो कुछ भी इसके अंदर गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ेगा। अब आप इसको कह सकते हो ट्रांसफर, गवर्नमेंट नीड्स टू ऐड समथिंग। अब वो ट्रांसफर देखो, अगर वो ट्रांसफर पॉजिटिव है, इफ द ट्रांसफर आर पॉजिटिव, तो वो सब्सिडी टाइप कह सकते हो आप, है ना? सब्सिडी वगैरह कह सकते हो। और अगर वो ट्रांसफर नेगेटिव है, तो आप उसे टैक्स भी कह सकते हो। देखो जरूरी नहीं गुड का प्राइस बढ़े, कमोडिटी का प्राइस कम भी होता है, ये गवर्नमेंट ना इंटरवेन करती है। अब गवर्नमेंट देखो, एक बात बताओ, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरी इनकम है। जिसमें एक्सपेंडिचर, दिस इज माई इनकम। मेरा अगर खर्चा बढ़ रहा है तो मेरी इनकम इनफ नहीं है, तो गवर्नमेंट को मेरे खर्चों के जनरली, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा अलग, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, मुझे थोड़ा सा ऐसे लिखना है इसको, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया। देखो, अब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को इनकम के अंदर ट्रांसफर को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारी इसके बराबर आएगी, एक्सपेंडिचर के बराबर। ये टी ऐड करा मैंने, ये गलती से मैंने वाइट कर दिया था यहाँ। एक्चुअली देखो, मेरी इनकम 100 रुपए, आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो डिफरेंस कौन देगा? गवर्नमेंट देगी एज अ ट्रांसफर। या आमदनी 1 रुपया, खर्चा 98, है ना? कहावत सुनी है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, हम पे टैक्स लगाएगी, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह। वो पता है ना, इनकम टैक्स गरीब पे तो नहीं लग रहा है, इनकम टैक्स थोड़ा ठीक ठाक वाले पे लग रहा है। बात समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो एंटायर थ्योरी है, इसे हम हिक्स थ्योरी बोलते हैं। ये मैंने ना आपको टू द पॉइंट सिखाई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म सेंस में सिखाई है, ठीक है बेटा? चलो एक तो ये चीज हो गई। अब एक चीज आती है बात यहाँ पर, कि मान लो मेरा खर्चा ये वाला है, और अगर इसमें खर्चे को, जिसमें यूटिलिटी कांस्टेंट है, अगर मैं उसको P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा x, जो फंक्शन होगा प्राइसेस एंड कांस्टेंट यूटिलिटी का। और इससे हम बोलेंगे XC, दैट इज कॉम्पनसेटेड डिमांड। क्या बोलेंगे ऐसे हम लोग? कॉम्पनसेटेड डिमांड। ये सब चीजें पेपर में आती हैं, क्या बोलेंगे ऐसे हम लोग गाइस? इसे हम बोलेंगे कॉम्पनसेटेड डिमांड। सिमिलरली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन with respect to P2, ये हो गया YC, which is a function of prices and constant utility, prices and constant utility, prices and constant utility, prices and constant utility, ठीक है? तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई है, तो इन्हें हम बोलेंगे कॉम्पनसेटेड
कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे गाइस इसे हम लोग? इसे हम बोलेंगे कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे गाइस हम लोग? कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन। ठीक है, ये जो थ्योरी है इसे हम कहते हैं हिक्स की थ्योरी। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो क्लास को पूरा अटेंड करा करो, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बीच में आना जाना नहीं। और ये अच्छा कोई गए हैं, देख लूं कौन गए हैं, फिर कॉल तो कर पाऊं मैं उन्हें। अच्छा ठीक है। आई डोंट नो व्हाई पीपल्स आर नॉट रेगुलर इन द क्लास। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का वाई। यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये मेरी यूटिलिटी है। अब देखो, ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको होल्ड पर रखना। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, और जहां मैं बोलूंगा कि हिट सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो तो मैंने बोला था ना, इनिशियल डिमांड, तो इनिशियल डिमांड निकालना सीख रहा है सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसका इनिशियल डिमांड सिखाऊंगा। तो जनरली मुझे सॉल्व करना, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड। ठीक है, मार्शेलियन डिमांड को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मेरी प्राइस ये दे रखा P1x P2y इज इक्वल टू m। ठीक है, P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m। P1x प्लस का P2y इज इक्वल टू m। ठीक है, अब जरा सुनना, सॉल्व करने में इसको, मेरे पास ये है यूटिलिटी रूट एक्स प्लस का y। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लायर लगाया, दैट इज मैक्सिमाइज द। ध्यान रखना, जब भी मैं कहता हूँ मार्शेलियन, मैंने पहले बताया मार्शेलियन का मतलब होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। एक मिनट बेटा, मैं जो भी क्लास में नहीं आए हैं मैं उनको जरा कॉल करवा लूं, है ना, अटेंडेंस, क्योंकि एक हमने पर्सन हायर करी हुई है इसी काम के लिए कि वो स्टूडेंट्स को कॉल वगैरह करे, तो उनका इस्तेमाल हो जाएगा आज। तो 1 मिनट का वेट। ठीक है, प्लस का वाई प्लस लैम्डा m माइनस का P1x माइनस का P2y। ठीक है, मतलब लेग्रांज इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y प्लस लैम्डा m माइनस का P1x माइनस का P2y। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो x की रिस्पेक्ट में। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो अभी आप जैसे कि आप पोर्टल पे जाते हो, मैंने आपको शायद ऑलमोस्ट सबसे बात हो गई जो मेरी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं इस क्लास को। मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे बता रहे सर वो कह रहे रिकॉर्डिंग देखेंगे हम। डन है, चलो कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करो, एक तो मेरे साथ पढ़ना है आपको, फिर तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ साथ जैसे आप सब्जेक्ट वाइज कंटेंट पर गए, वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक दिखेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में गए, वहां पे वीडियो दिखेगा, वीडियोज में गए, वहां पे लेवल 1 2 3 दिखेगा, तो आप लेवल 1 में गए। और लेवल 1 में दो चीजें, एक कंसेप्ट और एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब वो आपकी मर्जी है,
आप चाहो तो कंसेप्ट, अगर आपको लगता है कंसेप्ट सर आते हैं तो न्यूमेरिकल्स आप उन पे क्लिक करें, आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल पे चीजों को सिखाया जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यही सब चीजें और आसान तरीके से सिखाई जा रही, बट यू नो दिस इज द स्टैंडर्ड लेवल। तो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, हम बेसिक्स करा रहे हैं, बट बेसिक को भी कराने का तरीका होगा होगा हमारा, ठीक है। जैसे ही तरीका हमने बता दिया, अब हम आपको इसका अप्लाई करना सिखाएंगे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप मेरे साथ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में उन सब चीजों को थोड़ा स्पीड में करो, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सबको बता दिया, ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए अब सुनो, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया था अगर आप रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 में 2 रूट एक्स, ठीक है। अगर आप रूट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 में 2 रूट एक्स, क्या आ जाएगा 1 में 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये आपने किया, दैट इज 1 में 2 रूट एक्स। एक्स में कर रहे हो पार्शियल तो वाई तो 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का P1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस फंक्शन की रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जैसे कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका उसका डिफरेंस देखो, अगर उसके साथ में कोई चीज है मल्टीप्लाई डिवाइड में तो वो एज इट इज आ जाएगी। अगर उसके साथ में कोई चीज है मल्टीप्लाई डिवाइड में तो वो एज इट इज आ जाएगी। देखो इतनी चीजें समझना। तो देखो लैम्डा बाहर था एज इट इज आ गया, ये बाहर था एज इट इज आ गया। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। पुट इट इक्वल टू 0, देन यू विल गेट व्हाट 1 में 2 रूट एक्स is equals to lambda p1, or you can say that lambda is equals to 1 में 2 root x into p1, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। फर्स्ट, अच्छा मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा आपको, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो मैं अभी इतनी स्पेस यूज कर रहा हूँ, अगर नोट नहीं करा तो नोट कर लीजिएगा, अभी अभी कर लो साथ साथ। बाकी मैं अलग स्पेस यहाँ ले रहा हूँ और इधर मेरे पास स्पेस है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा y की रिस्पेक्ट में, तो देखो रूट एक्स का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, ठीक है। m का 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p2। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू 1 में p2, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशंस, तो यही 1 में 2p1 रूट एक्स इज इक्वल टू 1 में p2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये x रूट में इज इक्वल टू p2 अपॉन में 2p1, और x आ गया आपका p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 स्क्वायर, x आ गया p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 स्क्वायर, x आ गया आपका p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात आपको ये? तो ये जो वैल्यू आई है एक्स की, मार्शलियन डिमांड आई है, ठीक है। ये जो एक्स की वैल्यू आई है आपकी मार्शलियन डिमांड आई है। अब मैं इस वाले एरिया को रफ कर देता हूं बेटा, ये रफ करने में थोड़ा समय जाता है, ठीक है जी। चलिए अब जरा आगे बात करते हैं। नाउ अब देखो एक तो चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 स्क्वायर, ये इसे एक इक्वेशन आ गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएट दिस एंटायर टर्म विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, व्हेन यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा देन व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, दैट इज m माइनस का p1 x माइनस का p2 y। आपने जब इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो आपको क्या आंसर मिला, m माइनस का p1 x माइनस का p2 y, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू p1 x प्लस p2 y, ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या हो गई है? थर्ड इक्वेशन। अब सुनो, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन थर्ड ये m इज इक्वल टू पी वन एक्स प्लस का पी टू वाई, पी वन ये रहा, एक्स ये रहा, दैट इज पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन स्क्वायर प्लस का पी टू वाई। पी वन से ये गया तो क्या बचा यहाँ पर, दैट इज m इज इक्वल्स टू पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन प्लस का पी टू वाई, या पी टू वाई इज इक्वल्स टू m माइनस का पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, यहाँ फोर पी वन m माइनस का पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन एंड y इज इक्वल्स टू आया फोर पी वन m माइनस पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन पी टू। ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप इसको जल्दी से। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, साथ साथ मैं x की वैल्यू भी लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखी है, दैट इज पी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर पी टू स्क्वायर अपॉन में फोर पी वन स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट करिए, मैं पानी वगैरह लेकर आता हूँ अपने लिए। ठीक है,
हाँ जी बेटा, पेन कम दिया, पेन या ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा था, हाँ अब देखिए सुनिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि सब चीजें अननोन है, प्राइजेस वगैरह नहीं है, एवरीथिंग इज अननोन। जब भी मैं कहता हूँ कि सब चीजें अननोन है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे प्राइस और इनकम, ये दो चीजें होती है काम की। एक तो प्राइजेस होते हैं और एक इनकम होती है। तो वो क्या है, वो कांस्टेंट है। जो प्राइजेस और इनकम वो क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट हो तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे केसेस बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहां से समझना। एक छोटा सा मैं नोट बना रहा हूं। देखो जब भी हमारे पास ये वाला प्रेफरेंस होता है रूट एक्स प्लस का वाई, ये वाला हो, मैं और बता देता हूं आपको, या लॉग एक्स प्लस का वाई, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स के ऊपर ही रूट या लॉग हो, वो वाई पे भी हो सकता है। मान लो ये चीज वाई पे होती, मान लो रूट वाई पे होता या फिर लॉग वाई होता, कुछ भी होता। तो अगर इनमें से कोई एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है, इसमें से एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है, इसमें से एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो लीनियर होता है उसे हम लोग लग्जरी कमोडिटी का नाम से जानते हैं, और जो नॉन लीनियर होता है उसे हम लोग नेसेसरी कमोडिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको, मैं क्या कहना चाहता हूं? कोई भी हो, एक लीनियर होगा और एक नॉन लीनियर होगा, तो जो लीनियर होगा उसे हम लग्जरी कमोडिटी के नाम से जानते हैं, और जो नॉन लीनियर होगा उसे हम लोग नेसेसरी कमोडिटी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, दो ही तरीके से हम इनको जानते हैं। अच्छा, एक तो बात हो गई ये वाली। अब एक बात बताओ, जब बात आ जाती है नेसेसरी की और लग्जरी की, और नेसेसरी के मान लो फूड, शेल्टर, क्लॉथ, जैसे मैंने नेसेसिटी में एक नाम लिया शेल्टर, शेल्टर मतलब घर। एक हमारे यहाँ पे एक बहुत गरीब आदमी है इंडिया में, हमारे बहुत गरीब आदमी, बहुत छोटा सा घर है उसका, उसके घर का नाम है एंटीला। उस गरीब आदमी का नाम है मुकेश अंबानी, है ना, कितना छोटा सा घर है बेचारे का। तो उसने, और घर नो डाउट जो शेल्टर होता है वो हमारे नेसेसिटीज में आता है, तो उसने अपनी नेसेसरी कमोडिटीज में, नेसेसरी कंजम्पशन में एंटीला घर बनाया, जो कि मेरा उल्टा हो गया, जो मैं कहना चाहता हूँ उल्टी बात है, मतलब अपोजिट है, कि वो बहुत महंगा है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, अननेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी वो अननेसेसरी है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे नहीं लेंगे, एंटीला वाला एग्जाम्पल, या नहीं एस टाइप का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। या जैसे हम नेसेसिटी में फूड की बात करते हैं, तो फूड की कंजम्पशन होती है। मान लो मैं पूरे 24 घंटे, मतलब दिन में अगर टोटल सुबह दोपहर शाम, या सुबह और शाम, या दोपहर और शाम, मान लो 5 चपाती खाते हैं या 6 चपाती खाते हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो हमारी कंजम्पशन है, वो हमारी कंजम्पशन है 6 चपातीज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी जितना पेट की जरूरत है। अब कोई इंसान ज्यादा खाना इसलिए खाता है क्योंकि वो अमीर है, तो वो नॉनसेंस की बात होगी। समझते हो इस बात को? ज्यादा, कोई इंसान ज्यादा खाना इसलिए खा रहा है क्योंकि वो अमीर है, नहीं, वो ज्यादा खाना अपने कंजम्पशन के बेस पे खा रहा है, अमीर इस वजह से नहीं खा रहा। तो यहाँ पे हम लोग सीधा अमीरी गरीबी की बात करेंगे, ठीक है, रिच एंड पुअर। बिकॉज इन टाइप का जो प्रेफरेंस होता है, ये जो प्रेफरेंस होता है रूट एक्स प्लस का वाई, ये किन जगहों पे यूज होता है? ये इस्तेमाल होता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में। ध्यान रखना, इस टाइप के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, these types of preferences can be used in underdeveloped countries, underdeveloping countries. अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज बेटा? अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज? इंडिया, इंडिया कह सकते हो आप, पाकिस्तान कह सकते हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एशिया, और बाकी अफ्रीका की फिर वो अलग अलग कंट्रीज, है ना, उन सब की बात, क्योंकि वहां पे लग्जरी और नेसेसिटी दोनों की बात होगी। एक बात होगी। दूसरी बात मैं आपके लिए कर रहा हूं यहाँ पे मान लीजिए जो जो लीनियर है वो लग्जरी है। अब लग्जरी की अफोर्डेबिलिटी बताएगी कि इंसान, या लग्जरी की कंजम्पशन बताएगी कि मैं अमीर हूं गरीब हूं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपसे मैं सब बातें क्यों कर रहा हूं? वाई? बिकॉज अभी चीजें अननोन है, प्राइस और इनकम नहीं दे रखी, तो यहाँ पे फिर ये कंफ्यूजन है
कि आंसर क्या होगा। सोचिए, सोचिएगा, मेरे पास आफ्टर कैलकुलेशन y की वैल्यू आई है, दैट इज 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1p2, और x की वैल्यू आई है p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 स्क्वायर। क्लियर? यहां से दो केस बनेंगे बेटा। केस नंबर 1, देखिए केस नंबर 1 ये बनेगा 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1p2, ये y की वैल्यू है। अब सोचो, सोचो अगर ये, क्योंकि देखो ये बीच में माइनस है, यहाँ पे बीच में क्या माइनस, हो सकता है इनकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी हो कि ये नेगेटिव हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार हो कि ये नेगेटिव हो जाए, इनकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार हो कि ये नेगेटिव हो जाए। कैसी हो जाए बच्चा ये, या आप ही गाइस नेगेटिव हो जाए, इनकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो। अब मान लो अगर y की कंजम्पशन बाय पुटिंग द ऑल वैल्यूज अगर वो नेगेटिव हो गई, अगर वो नेगेटिव हो गई, तो क्या y वैल्यू 0 के बराबर होगी? ऑब्वियस ही बात है। इफ एनीवन सेज दैट, कोई भी अगर यू कहता है, कोई भी अगर यू कहता है, कोई भी अगर ऐसे कहता है कि कि मैं मार्केट में कोई चीज लेने गया और दुकान वाले ने मुझे ऐसी सिचुएशन, मतलब मुझे उसका जो प्राइस पता लगा, मैं उसको नहीं खरीद पाया, तो मैं नहीं खरीद पाया, तो मैं लेकर नहीं आया, तो वो 0 डिमांड होगी ना। ये तो कैलकुलेशन है भाई। एग्जांपल, मुझे जैगुआर कार बहुत पसंद है और मैं जैगुआर कार लेने गया। जब मैं लेने गया तो मुझे पता चला कि मैं अपनी पूरी की पूरी वेल्थ भी लगा दूं तो जैगुआर कार शायद तब तक आ जाए। मैं एग्जांपल दूं तो टेस्ला कार है, या और एग्जांपल बुगाटी है, फरारी है। फरारी मैं लेने गया और बड़ी बड़ी महंगी से महंगी, मान लो कोई कार 10-20 करोड़ की है, मैं लेने गया, मुझे पता लगा आई कांट अफोर्ड, तो वो आई कांट अफोर्ड y इक्वल्स टू 0 में आ जाएगी ना बात। और सोचो अगर मैं अपना कंजम्पशन सिर्फ 2 ही गुड्स में कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ 2 ही गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूं जिसमें से एक गुड 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? मान लो मेरी ये p1x प्लस का p2y इज इक्वल्स टू m है, और ये वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 हो गई, तो ये क्या बचा? p1x इज इक्वल्स टू m, या x इज इक्वल्स टू m बाय p1। तो m x इक्वल्स टू m बाय p1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू m बाय p1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो देखो पहले मेरा x का आंसर क्या था? ये, क्योंकि y मेरा आंसर ये था। बट जब मैंने वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे केस नंबर 1 लिया, केस नंबर 2 भी आएगा, बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, और अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू 0 हो गई, और अगर y की वैल्यू 0 है तो आपके यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? m बाय p1। x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? m बाय p1। x की वैल्यू क्या हो गई? m बाय p1। x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? m बाय p1। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि एक पर्सन जो है जिस चीज को लग्जरी मानता है वो उसे नहीं खरीद पा रहा, उसे वो नहीं कंज्यूम कर पा रहा, इसका मतलब द एजेंट इज पुअर। Why? Because he or she can't afford the luxurious commodity, so that his necessities is also depends on their income. मैं आपको सिखाऊंगा अभी इसके बाद में। केस नंबर 2, केस नंबर 1 है, अब मैं आपको केस नंबर 2 बताता हूँ, शायद आप केस नंबर 2 से समझेंगे। अभी कुछ साल पहले मैं पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना से पहले की बात। यही क्वेश्चन करा रहा था मैं, तो मैंने पूरा समझा दिया। तो एक बच्चा बोला कि सर सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया, सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया, बस एक बार समझ में नहीं आई कि नेगेटिव क्यों हुआ। मुझे बड़ी हंसी है। मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, मैं ये कह रहा हूँ मैंने केसेस बनाए हैं। कहता अच्छा केस बनाए हैं, अच्छा मुझे लगा सर आपने ऐसे नेगेटिव कर दिया इसको। नहीं, केस बनाए। अब जैसे मैंने इसको नेगेटिव करा तो एक केस यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव का भी, दैट इज y इज इक्वल टू 4p1m माइनस p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1p2, ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, y इज इक्वल टू 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1p2, ये बन गया पॉजिटिव। कैसा बन गया? ये पॉजिटिव। अब अगर मैं y को अफोर्ड कर सकता हूं, इट मीन्स व्हाट? माय नेसेसिटीज इज इंडिपेंडेंट बाय द इनकम, राइट। अब देखो अगर मैं गरीब था तो मेरी नेसेसिटीज भी इनकम पे डिपेंड करती थी। ठीक है, अगर मैं रिच हूं, रिच एजेंट, ये रिच एजेंट वाली बात आ गई।
अगर मैं रिच हूं मतलब मैं ठीक ठाक हूं, तो मेरी फिर गाइस जो अगर मैं लग्जरी अफोर्ड कर पा रहा हूं, अगर मैंने लग्जरी ले लिया, इसका मतलब जो मेरा फूड है, क्लॉथ है, वो मेरे इनकम पे डिपेंड नहीं है, इनकम पे डिपेंड नहीं है, इनकम पे डिपेंड नहीं है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो ये दो केसेस बने हैं, एक है रिच के लिए और एक है पुअर के लिए। अब एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, छोटा छोटा सा कंसेप्ट, वो उसका नाम है एंजल कर्व, इसी के साथ में कंटिन्यूशन है ये, उसका नाम है एंजल कर्व। क्या नाम बेटा उसका? एंजल कर्व। क्या नाम है उसका बेटा? एंजल कर्व। अब जरा समझिएगा जरा यहाँ पे ध्यान से, देखिए मैंने अगर दो डायग्राम बनाए इधर, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ये जो जितने लोग, देखो या तो एक रीजन है, मैं बता देता हूं, अगर विदाउट रीजन लाइव क्लास को मिस कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे वो। और ये रिकॉर्डिंग वाला जो कंसेप्ट है ये बस बहुत कम समय के लिए है। जो लाइव क्लास भी सीरियसली नहीं देख रहे हैं वो फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, ये कंफर्म है। वो पता है क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ, हो सकता है आप में से भी कोई हो ऐसा, हो मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो लोग अभी एक्सक्यूज आ रहे हैं कि सर वो कॉलेज, आई एग्री विद यू, कॉलेज में मानता हूँ, तो फिर रिकॉर्डिंग वर्क करना है। लेकिन मैं आपको पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोरोना के बाद से हमने ये रिकॉर्डिंग प्रोविजन का ऑप्शन रखा है। ये हो जाता है कि कहते सर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हमने सोचा ठीक है देख लोगे, पेपर से एक महीना पहले वो उन टॉपिक को देख रहे होते हैं जो मैंने 4-5 महीने पहले करवाया था। यानी पेपर अगर आईटी एग्जाम का फरवरी में, तो जनवरी में देख रहे हो ये देखेंगे कंटेंट लाइव क्लासेस। और फिर मुझे जैसे वो होता नहीं है एकेडमिक्स में पेपर होता है, फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जल्दी 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 कॉपी के पेज पलट के है ना, फिर वो हरकतें हो रही होती हैं कि सर 100+ क्लासेस हैं, इसको बताओ शेड्यूल कैसे कैसे देखें 10 दिनों के अंदर। ये ऐसे चलिए थोड़े सिलेक्शन होते हैं, होने को हो भी जाएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन इज नॉट अ बिग डील। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपका सबका सिलेक्शन कंफर्म है, मैं अभी आपको गारंटी दे सकता हूँ, सबको मैं हर साल गारंटी देता हूँ और ऑलमोस्ट सबका हो जाता है। जिनका नहीं होता वो कहते हैं कि सर हम ही नहीं पढ़े थे, पढ़ लेते तो हो जाता, क्योंकि ऐसे ऐसे को हो गया जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सिलेक्शन इज नॉट अ बिग डील। मैटर करेगा, डील होगी मेन आपका सरवाइव करना। ये जो सब कुछ हम सीख रहे हैं इन सब में कुछ ना कुछ कंसेप्ट छुपे हुए हैं, जैसे लेग्रांज सिखाया, फिक्स थ्योरी सिखाई, ये सब चीजें रिपीट होंगी आगे चलकर। तो ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो इज अ वेरी गुड थिंग, बट ऑल्सो सर्वाइव करने के लिए भी पढ़ो, वही चीज आप माइंड में रखना। ठीक है, अब मैंने क्यों ये कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज मैं सिखाने वाला हूँ वो स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे ये बोला कि मैं अमीर गरीब वाली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक इनकम रख ली, इनकम, और इनकम का एक गैप रख लिया, एम बार। ठीक है, इनकम का मैंने यहाँ पे गैप रख लिया एम बार। ठीक है, मैंने इनकम का यहाँ पे गैप रख लिया एम बार, और इधर रख लिया मैंने एक्स, इधर रख लिया मैंने वाई। ठीक है, अब सुनना, मैंने बोला कि मैं गरीब हूं, तो गरीब का मतलब ये होगा, ये जो एरिया है वाला ये पुअर का है, और ये वाला जो एरिया है ये रिच का है। ठीक है, अगेन ये वाला जो एरिया है ये पुअर का है, और ये वाला जो एरिया है ये रिच का है। समझ में आई मेरी बात? मतलब अगर मेरी इनकम इस एम बार से कम है तो मैं गरीब हूं, अगर मेरी इनकम इस एम बार से ज्यादा तो मैं अमीर हूं, राइट। लेकिन ये नेसेसरी कमोडिटी है, ये लग्जरी कमोडिटी है। अब सुन नजरा ध्यान से, पहले मैं गरीबी वाली बात कर लेता हूं, पुअर, इफ द पर्सन इज पुअर देन एक्स की वैल्यू है एम अपॉन में P1 एंड वाई की वैल्यू 0। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये नीचे वाला लोअर वाला पूरा वाला है, तो जब इंसान गरीब है तो वो लग्जरी को कुछ ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी भी बढ़े, उसकी इनकम कितनी भी वेरी करे, मतलब इस पॉइंट से नीचे रहे, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी वेरी करे, वो कुछ नहीं कंज्यूम कर सकता। इसका मतलब ये जो एरिया जिसे मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज द एंजल कर्व। मतलब व्हाट इज द एंजल कर्व हियर? एंजल कर्व रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एंड द इनकम। तो ये जो है मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं यहां से m इज इक्वल टू P1 इंटू एक्स करता हूं,
तो सो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व। पेपर में ये आ जाती है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व, डिराइव द इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व। तो m इज इक्वल टू p1x, दैट इज इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व, इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व, इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व। तो ये m इज इक्वल टू p1x है, m इज इक्वल टू p1x। क्या होगा ये? m इज इक्वल टू p1x, m इज इक्वल टू p1x। समझ में आई मेरी बात आपको? सिमिलरली y के लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा, y के लिए तो m का फॉर्मेशन कुछ आ ही नहीं सकता, तो y इज मतलब वटएवर यही जो वैल्यू है ये इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व होगी। तो ये जो डायग्राम बनाया ये इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व है, which means it represents as income increases but below the m bar then y should be equals to 0। क्लियर? अब वही बात अगर मैं पुअर पे ले आऊंगा तो मुझे बताओ इनकम में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? what is the relationship between income and demand? There is a positive relationship। if income is zero then he consume nothing। इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन करेगा, यानी ये आपका अपवर्ड बनेगा यहां से। लेकिन कहां तक अपवर्ड बनेगा? कब तक? जब तक वो अपनी इस वाली इनकम को अटेन नहीं कर लेता। बेटा कब तक होगा ये? तब तक होगा जब तक ये अपनी इस वाली इनकम को अटेन नहीं कर लेता। कब तक होगा? जब तक ये अपनी इस वाली इनकम को अटेन नहीं कर लेता। लेकिन जैसे ही इनकम उसकी इस वाले लैब से बढ़ी, जैसे इस वाले एम बार से इंक्रीज कर गई इनकम, सुनो, तो वो पर्सन कौन हो गया? रिच। और अगर वो रिच है तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? p2 स्क्वायर अपन में 4p1 स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी? वो है 4p1m माइनस p2 स्क्वायर अपन में 4p1p2। ऐसे ही कुछ बताइए, ऐसे ही है कुछ? हाँ जी, कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? तो मैं वही बात कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1p2। y इज इक्वल टू 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1p2। अब मुझे छोटी सी चीज बताना, ये जो x इज इक्वल टू है, क्या यहाँ पे इनकम दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी, क्या इनकम दिख रही है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पे इनकम नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर इसकी देखो, यहां तक पहुंचने पर मुझे एक अपनी क्वांटिटी मिल गई x की, ठीक है, यहां तक। उसके बाद जब ये यहां से यहां जंप करा, अब इनकम का डिमांड पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड सेम रहेगी। तो ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द पुअर पीपल एंजल कर्व, ये पूरा का पूरा एंजल कर्व है फॉर नेसेसरी कमोडिटी, फॉर नेसेसरी कमोडिटी, ठीक है, नेसेसरी कमोडिटी। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या है? नेसेसरी कमोडिटी। क्लियर? उधर आ जाते हैं हम लोग, हम इधर देखो, ये y में और m में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। अगर इनकम बढ़ेगी तो y भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? जब आदमी अमीर होगा तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो लग्जरी को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। मान लो लग्जरी हो गया कुछ खाने की चीज ही, मान लो, है ना, या पिज्जा हो गया। जैसे मैं मान लो मेरी नजर में पिज्जा बड़ा लग्जरी चीज है। पिज्जा इज नॉट अ नॉर्मल फूड, इट्स अ लग्जरियस अमाउंट। और ये दो चीजें मान ली, एक घर का खाना और एक बाहर का खाना, ठीक है। और ये बात सबको पता है, बाहर का खाना जनरली जो थोड़ा सा होटल्स वगैरह में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, घर का खाना तो सस्ता पड़ जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गरीब आदमी ऑब्वियसली बात है बाहर का खाना कभी कभी, मतलब महीनों में एक बार उसको ऑप्शन मिलता है, बड़ी लग्जरियस चीज होती है उसके लिए। और जो ठीक ठाक लोग होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल वही स्टूडेंट वगैरह या जॉब वगैरह कर रहे हो, ठीक ठाक इनकम है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती कि एक सीसीडी में घुसे हैं। और मेरे एक स्टूडेंट है, बड़ी आपको हंसी आएगी, वो एक स्टूडेंट है, उस समय ऐसी कल क्लास थी, उनके साथ में कुछ लोगों में अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, वो मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो एक्चुअली अपने हायर स्टडीज के लिए है, फॉर वहां पे ना मास्टर्स के ऊपर और स्टडीज होती है, पीएचडी से पहले मास्टर्स के ऊपर हर कंट्री का अपना हिसाब किताब होता है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स, उनको एक कोर्स मिला होगा हायर स्टडीज में, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट है, वो ऐसे ही पूछ रहा है मुझसे रैंडमली, अरे मैंने कहा कॉफी वॉफी, ऐसे ही पूछा। मुझे पता है वो अमीर है, तो मैं पढ़ाते हुए मुझे एग्जाम्पल उठाना था।
उन्होंने ऐसे बोले, मैंने बोला तुमने हाईएस्ट महंगी कितनी कॉफी पी है, सबसे महंगी से महंगी कॉफी। अब मैं अगर अपनी बात करूँ गाइस, अपनी बात, तो मैंने मेरे ख्याल से 1200-1300 वाली अपनी हाईएस्ट महंगी कॉफी पी है। जेन्युइन सी बात है, मुझको बुरा नहीं लगता बताने में, ये हाईएस्ट है। अब कुछ लोगों से मन लोगों से इतनी महंगी, मैं आपको बता देता हूँ। उससे मैंने पूछा कि बेटा आपने हाईएस्ट महंगी कितनी की कॉफी पी है? उन्होंने बोला सर 22,000 रुपए की पी है मैंने, वर्ल्ड एक्सपेंसिव कॉफी, शायद थाईलैंड में या बैंकॉक में। फिर मैं वहां गया था, तो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी मैंने पी है। अब बताओ, मैं हंसा, मैंने कहा पागल, 22,000 में तो मैं कई महीनों का कॉफी का खर्चा निकालता। बहरहाल कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ, कॉफी, एग्जाम्पल कॉफी वो बाहर की चीज है, घर की कॉफी मुश्किल से 20-30 रुपए की पड़ जाएगी, दूध कॉफी मिला उलू के। बाहर की कॉफी चलो 22,000 भी छोड़ो, 800 भी छोड़ो, जनरली 400-450 में सीसीडी में अच्छी कॉफी मिल जाती है। अच्छी कॉफी मतलब कैपुचिनो का थोड़ी सी, और तुम उसमें एडवांस चीजें करवा लो, वो तो अलग चीज आगे, फोटो लगवा लो, ये करवा लो, वो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल समझो, समझो मेरी बात। अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है तो आपके लिए बहुत इजी होगा सीसीडी में 1000 रुपये कॉफी रोज पीना, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप इधर हो। तो टेक्निकली एंजल कर्व क्या बताता है? एंजल कर्व हमारी अमीरी गरीबी बताता है, दैट्स इट। एंजल कर्व ओनली सजेस्ट आवर रिचनेस एंड पुअरनेस। एंजल कर्व जो है सिर्फ वो सिर्फ रिचनेस और पुअरनेस बताता है, ठीक है। तो ये से ये पूरा एंजल कर्व है, ऐसे ये भी पूरा पूरा एंजल कर्व होगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को गाइस? बहुत अच्छे से। पहले तो अब इसको नोट करिए, शायद आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कंसेप्ट पूरा हो गया। अब यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, यहीं से मैं हिग्स थ्योरी को, ठीक है। ये बना लिया आप लोगों ने, मैं साइड वाला रफ कर देता हूं इधर से। चलिए, नाउ हिग्स की बात कर रहा हूं मैं। इसी सेम क्वेश्चन में हमारे पास ये था यूटिलिटी फंक्शन रूट एक्स प्लस का वाई, और हमने यहाँ से दो केसेस में आए थे। तो पहले मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू एम बाई पी वन एंड वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, ये काम में, चलो पहले केस 1 की बात कर लेते, फिर केस 2 की बात कर लेंगे। अब मुझसे बोलते हैं कि व्हाट डू मीन बाय आईयूएफ? आईयूएफ क्या होगा यहाँ पर? सिंपली कुछ नहीं करना, ये आपकी मार्शलियन डिमांड है। पुट दी मार्शलियन वैल्यूज, पुट दी मार्शलियन वैल्यूज in the direct utility function, in the direct utility function, ठीक है। तो ये आ गया u इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y, ये आ गया u इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स कितना है जी? m बाय पी वन प्लस का 0। तो ये जो आ गया, ये जैसे ये वैल्यू आ गई रूट m बाय पी वन, तो ये जो वैल्यू है, ये देखो m बी बार, ये बी बार, तो ये बार हो गया। सो दिस इज नोन एज आई यू एफ, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं एग्जांपल। अभी सॉरी, केस नंबर 2 नहीं है तो कंटिन्यू चलेगा। ये आईयूएफ हो गया। अब मुझे क्या करना है? व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम एक्सपेंडिचर? ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो यहां से जैसे यू बार इज इक्वल टू रूट में m बाय पी है, P1 है, तो यहां से मैंने u स्क्वायर कर दिया, ये m अपन में p हो गया, P1 हो गया। तो ये m इज इक्वल टू यू बार स्क्वायर P1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, ठीक है।
तो ये m इज इक्वल टू यू बार स्क्वायर इंटू P1 हो गया, दैट इज मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन है। अब मुझसे बोला जाता है, अच्छा इसी को हम ई बोलेंगे, ये बात मैंने आपको पहले बताई है। अब बात आएगी हिग्स डिमांड की। तो डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू P1, डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू P1, तो ये आ गया। अब सोचो मैं P1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आएगा u बार स्क्वायर। ऐसी डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू P2, ये आ जाएगा 0, ठीक है। डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू P1, डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू P2, तो ये हो गया u स्क्वायर, u बार स्क्वायर, और ये हो गया 0। तो ये हो जाएंगे आपके हिग्स डिमांड, मतलब ये हो गया xc और ये हो गया yc। क्लियर? ये हो गया xc और ये हो गया yc। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो ये मैंने केस नंबर 1 का बताया है आपको, ये मैंने केस नंबर 1 का बताया है जनरली। ऐसी केस नंबर 2 के लिए भी हो जाएगा यही सेम चीज, डिट्टो। अच्छा इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, जो थाम के बैठिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं वेट यही कर रहा था कि आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लो चीजों के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं कराने वाला हूं इसके बाद, पहले केस नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे केस नंबर 2 देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। अब जरा समझिएगा, x इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 4P1 m माइनस का P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 P2, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4P1 m माइनस का P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 P2। क्लियर? अब ये देखो, इस वही सेम स्टेप अब मैं लिख नहीं रहा, जैसे IUF। अब IUF के लिए क्या करना है, ये आ गया यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y। IUF आ गया यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y। IUF आ गया यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y, ठीक है। u इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y, u इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का y, ठीक है। डन है? आपने इसको रखा, अब यहाँ पे रख के देखो वैल्यूज को। 4P1 m माइनस का P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 P2, ठीक है। ये सॉल्व करा, u इज इक्वल टू P2 अपॉन में 2P1 प्लस का 4P1 m माइनस का P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 P2। ये भी IUF सॉल्व कर रहा हूं मैं, IUF सॉल्व कर रहा हूं मैं। u बार इज इक्वल टू, मैंने एलसीएम ले लिया इसको, ये आया 4P1 P2, ऊपर आया 2P2 स्क्वायर माइनस का 4P1 m माइनस का P2 स्क्वायर, यहां बचा u बार इज इक्वल टू 2P1, ये हो गया P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 m अपॉन में 4P1 P2, ठीक है। ये हो गया आपका IUF, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या हो गया बेटा, ये आपका IUF, दैट इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका IUF यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। नाउ फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर, u बार इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन में 4P1 P2 माइनस का 4P1 m अपॉन में 4P1 P2, यहां से कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, u बार इज इक्वल टू P2 स्क्वायर P2 अपॉन में 4P1 माइनस का m अपॉन में P2। मुझे निकालना है मिनिमम एक्सपेंडिचर, तो मैं इसको यहां ले आया, m अपॉन में P2 इज इक्वल टू P2 अपॉन में 4P1 माइनस का u बार, और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया तो ये m इज इक्वल टू P2 स्क्वायर माइनस का u बार P2 अपॉन में 4P1। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू होगी आपकी मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन E।
मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। समझ में आई मेरी बात आपको? ये